LR सर्किट पेज नंबर 3.18, कोई तकलीफ? अरे सोच लो। 3.19 पेज, सवाल मत ढूंढो। 3.19 कोई तकलीफ? 3.20 एग्जाम्पल 45। क्या सारे इंडक्टर कैसे ऐड करता है t को 0 पे और t को यूनिटी पे? क्या ये उल्टा है कैपेसिटर से? इसी करके इक्वेशन I बराबर V बाई R 1 माइनस e की पावर माइनस RT बाई L। इसका टाइम कांस्टेंट होता है L बाई R। कोई दिक्कत नहीं है। सारी कहानी बिल्कुल वैसी की वैसी है, कोई इसमें से कोई खास बात नहीं है। 45 कुछ गलत है क्या? जैसे सारे 45 हैं, ये सारे 45 कैसे चल रहे हैं? जो गिनती भूल गया है जो इधर है। पीछे 47 है। अच्छा 46 47 तक सब सही चल रहा था, फिर इसके जीवन में 45 चिपक गया। अच्छा ठीक है, कोई बात छोड़ो यार, इससे तुम्हें क्या लगना। याद कर, जो शॉर्ट ट्रिक है वो यहाँ पे भी लगनी है। याद कर मैं शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी। अगर आपको कोई भी जनरल सर्किट मिल जाए, याद कर मैंने कैपेसिटर सिखाई थी। जनरल सर्किट में क्या लिखते थे? I बराबर I max 1 माइनस e की पावर R इक्वल T बाई L। I max कब होता है? T को 0 T को यूनिटी। सोचो बोलो 0 की यूनिटी। I max कब होता है? रटो मत करो। I max कब होगा? T को 0 पे क्या ओपन सर्किट होता है? T को यूनिटी पे क्या प्लेन वायर होता है? I max कब होगा? जो भी सर्किट है उसमें I max निकाल सकते हो। वो शॉर्ट ट्रिक जो जनरल सर्किट को करने के लिए आपके पास शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए। वही बात है, तो I max आप निकाल लो। I max निकालोगे T इक्वल्स टू इंफिनिटी पे, T इक्वल्स टू और R इक्वल, फिर से वही बात, रिप्लेस बैटरी बाय प्लेन वायर एंड कैलकुलेट R इक्वल अक्रॉस इंडक्टर। इस वाले सवाल को देखो। इनिशियल देयर इज नो करंट इन इंडक्टर, फाइंड आउट करंट इन इंडक्टर को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। इस वाले सवाल को मैं आपको बता देता हूं, ये शॉर्ट ट्रिक लगानी है। अब तो पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। ध्यान दें, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? पहले ये R, ये R, ये R, ये V। अब ध्यान सुन, अगर आप बहुत सिंपल से करो तो I max कब होता है? T इक्वल्स टू इंफिनिटी में क्या हो जाता है? प्लेन वायर। तो इसका करंट कितना हुआ? R by 2 R by 2 R। तो करंट क्या आया? 2V by 3R। तो यहाँ कितना आया? V by 3R। मैं सब सही तो कर रहा हूँ यार। R by 2 plus R। तो करंट कितना हुआ? 2V by 3R। तो 2V by 3R यहाँ गया, V by 3R यहाँ कितना गया? V by 3R। तो यहाँ कितना? 0। यहाँ कितना? 0। यहाँ कितना? V। यहाँ अगर प्लेन वायर होगा तो ये 0, ये 0, तो ये कितना? अबे करंट V by 3 है ना, तो x क्यों मानोगे? V by 3R into R। क्या V by 3? क्या मुझे लगा नहीं तुम्हें आया? कुछ जरूर क्या है? क्या हमें V max I max से मतलब है? I max से तो क्या है? V by 3R। देख आंसर देख, E by 3R आ रहा है। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी कि नहीं सुबह? तो E by 3R तो डायरेक्ट आ गया। E by 3R तो R इक्वल टू क्या करते हैं? रिप्लेस द बैटरी बाय एंड कैलकुलेट R इक्वल टू अक्रॉस इंडक्टर। तो इंडक्टर ये हो गया इसके अक्रॉस। तो R और R by 2 प्लस R। तो क्या R इक्वल टू 3R by 2? तो यहाँ पे रखो E by 3R और R इक्वल की जगह क्या रखो? देख आंसर आ रहा है क्या? पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे शॉर्ट ट्रिक वहां काम करती थी, यहाँ पे भी काम करती है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। हाँ 3.21 45, दूसरा 45 डाउट है? दूसरा 45 figure shows the circuit consists of an ideal cell, an inductor and a resistor are connected in series. Let the switch as be closer t equals to 0. Subject t equals to 0 current in the inductor is I0।
देन फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आप समझो इसमें t इक्वल टू 0 पे, किस पे? t इक्वल टू 0 पे हम इंडक्टर को ओपन मान लेते हैं, क्योंकि सर्किट में उसने बोला कि ऐसा तो याद नहीं, वैसा सवाल है, थोड़ा सा टफ हो गया ये हालांकि, पर ऐसा समझ इंडक्टर को हमने पहले से करंट दे रखा था, जबकि हम जो इसका मतलब इंडक्टर पहले से कुछ चार्ज था, इंडक्टर पहले से कुछ चार्ज था। तो जब आप पूरी इक्वेशन लिखोगे तो लिमिट जब लगाओगे तो समय शून्य में करंट क्या लिखोगे? आई नॉट, बस इतना ही करा दे। नॉर्मल जब हम एलआर सर्किट लेते हैं, जब हम नॉर्मल, टफ हो गया सवाल, कंफ्यूज मत हो, पर जब हम नॉर्मल एलआर सर्किट लेते हैं तो उसमें इंडक्टर में t को 0 पे कितना करंट होता है? 0। इसे बोला मैं केमिस्ट्री मैं इंडक्टर को पहले से कुछ करंट दे, कितना? आई। तो जब बाकी सब कुछ ठीक रहेगा, जब लिमिट लगाओगे तो लिमिट लगा के समय 0 पे करंट 0, पर यहां पे समय 0 पे करंट 0 है क्या? आई नॉट। अब देख, तुझे मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? अरे पक्की बात? प्राण पखेरु? अरे सोच लो। ये लास्ट वाला 45 तो मैं भी नहीं आएगा, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस तो पढ़ाऊंगा ना अभी, है ना? हाँ भाई, अब पढ़ा दो। एलआर सर्किट में कोई तकलीफ? अरे एकदम पक्का? डिस्चार्जिंग एलआर सर्किट नहीं था क्या इसमें? जब बीच में था वो, ठीक है। थोड़ा सा ना इस पे सवाल आ सकता है, तुमने शायद पढ़ा नहीं पढ़ा, तुमने मेरे से पूछा नहीं। नोट पेज नंबर 3.20 पे नोट लिखा हुआ है L1 I1। एकदम से अगर कोई चेंज करते हैं तो क्या चीज कांस्टेंट रहती है? इंडक्टेंस, करंट की फ्लक्स? अरे भाई साहब, अगर मैं कोई सडन चेंज करता हूं तो क्या चीज चेंज नहीं होती? फ्लक्स। तो L1 I1 इक्वल्स टू, समझ आया? ये तो इस पे सवाल आ सकता है, हालांकि आज तक ज्यादा आया नहीं है, पर इस बात को ध्यान रखना कि अगर एकदम से आप इंडक्टेंस चेंज कर दो तो क्या चीज चेंज नहीं होगी? फ्लक्स। कौन चेंज नहीं होगी? फ्लक्स, है ना? आ जाओ। हाँ भाई, पार्टी बोल तो चुका हूँ 10 से 20 के बीच में दी जाएगी, तो 5,000 रुपए खर्च होंगे, ठीक है ना? 2.0। अरे मैंने तुम्हें एलआर सर्किट पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया? एलआर। एक और याद करिए, सारी कहानी थी सेल्फ इंडक्टेंस की। किसकी थी? हालांकि सही बताऊं तो आप म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ चुके हो, तो उसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं। एक्चुअली होता क्या है, सुने बात नहीं, इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद कर सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था? बात नहीं सुने। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल नाम जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता था? खुद ही में करंट बहता था, खुद ही में करंट की वजह से खुद ही में फ्लक्स आता था। अगर खुद ही का करंट चेंज होता था तो खुद ही का फ्लक्स चेंज होता था, उस वजह से खुद ही में इंड्यूस ईएमएफ आता था। म्यूचुअल में दो चीज होंगी, ऐसा समझो कैसे? मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि ऐसे एक लूप है, या समझ ऐसे कोई लूप है, ऐसे, और ये कोई दूसरा लूप है, बोलो क्लियर है? अरे है कि नहीं यार? है ना? तो अगर इसमें करंट बहाओगे और इसमें करंट चेंज करोगे तो आपको भी लगता है इस लूप में भी फ्लक्स चेंज होगा। थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूं, देखो ऐसे लूप में मान लेते, एक लूप ऐसे, एक लूप ऐसे। मैं कहूं इस लूप में करंट चेंज करो, इस लूप में करंट है तो इसमें फ्लक्स है कि नहीं है? बेकार प्रश्न है। अब बोल इसमें करंट चेंज करो तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ड्यूटी में आएगा। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस इज म्यूचुअल। देयर इज चेंज इन, ऐसा नहीं कि इसका करंट, इसका करंट क्या इसमें फ्लक्स के लिए रिस्पांसिबल? यस सर। तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई?
जिसमें करंट बहता है उसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या कहते हैं? बेसिकली इसमें एक लूप होता है, दो होता है। सेल्फ में खुद ही में होता था सब कुछ, इसमें दो। तो जिसमें करंट बहता है उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी। और जिसमें फ्लक्स देखते हैं उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉइल। अब वास्तविकता में होता क्या है? इसे टू लूप बोल दो, इसे वन बोल दो। असलियत में लॉ ये कहता है कि टू, या हमारी स्टडी ये कहती है कि टू में जो फ्लक्स है, फ्लक्स है किसकी वजह से? वन में करंट की वजह से। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट इन वन के। फ्लक्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसे कहते हैं एम। क्या चीज? एम इज नोन एज व्हाट? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ध्यान से देखो, एम की यूनिट होगी 5/I वेबर पर एम्पीयर। ये फिर से हेनरी है, ये फिर से हेनरी है। तो ऐसे बोला जाता है इस सिस्टम की म्यूचुअल इंडक्टेंस 5 हेनरी, इस सिस्टम की म्यूचुअल इंडक्टेंस 10 हेनरी, इस सिस्टम की म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 हेनरी, जो भी। तुझे मेरी बात समझ? सो व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस? अच्छा समझे अच्छे से। जैसे मैंने बोला, मैंने किसमें बहाया? वन में। किसमें बहाया? तो किसमें फ्लक्स देगा? टू में। तो इसे ऐसा लिख सकते हो, करंट इन वन फ्लक्स इन टू। करंट इन वन, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं करंट बहाऊं टू में और फ्लक्स देखूं, तो भी ये वैलिड है। फ्लक्स इन वन is directly proportional to current in 2, or you can say flux in 1 equals to m 2/1I2। बाद में हमें पता पड़ा कि जो दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आते हैं m12 और ये बराबर ही होते हैं, क्योंकि बाद में हमें पता पड़ेगा कि ये सिर्फ डायमेंशन पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? जैसे यहाँ पर क्या सेल्फ इंडक्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करती है? ये भी पे डिपेंड करेगा। तो किसी में भी करंट बहाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सिस्टम की दी जाती है, किसमें करंट बहाया जा रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है। किताबों में ऐसे बोल देते हैं रेसिप्रोकेटरी थ्योरम, ऐसे टाइम पास तो रहते हो। इसे हम जनरली m21 m12 लिखते हैं, m लिखते हैं बस। क्या लिखते हैं? ये तो पहली बार समझाने के लिए ऐसे बताया। मेरा जो मैं बोला चमका, तो तेरे को जो रिलेशन पता होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, फाई सेकेंडरी इक्वल्स टू mi प्राइमरी। सेकेंडरी मतलब जिसमें फ्लक्स निकाल रहे हो, i प्राइमरी मतलब जिसमें करंट बह रहा है। तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? तो फाई सेकेंडरी इक्वल्स टू m करंट इन प्राइमरी, करंट इन। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। अरे सोच लो, अरे पक्का। बेसिकली ये बात। अब मैं तुझे ना उदाहरण पर जल्दी सुन ले ताकि तू बात को समझ पाए। मैं तेरे को एग्जांपल समझाया तो क्लैरिटी आ जाएगी अपने आप। जैसे मान लो कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, देख कैसा सुनना। मान लो कि एक रिंग है, ठीक? ये सिस्टम है जिसकी रिंग है, जिसका रेडियस r है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, और यहाँ इसकी एक्सिस पर d दूरी पर एक छोटी रिंग, ये अच्छा सवाल कहलाता है इसका, छोटी रिंग है जिसका रेडियस r है, बोला हुआ है r लेस देन r है। बोलो क्लियर है? ठीक। और बोला इसकी नंबर ऑफ टर्न्स n2। ये एक सिस्टम है। ऐसे सवाल ये आता है कि फाइंड आउट इट्स म्यूचुअल इंडक्टेंस। फाइंड आउट इट्स म्यूचुअल इंडक्टेंस। तुझे एक बात समझ आई भाई साहब, म्यूचुअल इंडक्टेंस को निकालने का तरीका ये होता है कि phi s/ip, ये तो समझ आता है। अब सबसे पहला सवाल, प्रोसीजर में सवाल के थ्रू ही समझा रहा हूं। पहली बात, प्राइमरी कौन है सेकेंडरी कौन है सवाल में बता रखा है क्या? इसका प्राइमरी कौन चूज करता है? हमें ये भी समझ आता है। तो हमें प्राइमरी ऐसा चूज करना चाहिए ताकि सेकेंडरी में फ्लक्स निकालना आसान हो। तो या प्राइमरी किसी को भी मानो, इन पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर अगर हमें सवाल आसानी से करना है तो हमें वो लूप प्राइमरी मानना चाहिए जिसकी वजह से सेकेंडरी में फ्लक्स निकालना आसान हो। वो कौन सा मानो?
बड़ा कि छोटा? बड़ा छोटा? बड़ा छोटा? यार बड़े में अगर करंट मान लीजिए तो फ्लक्स निकालना आसान होगा। सोच ये क्यों दिया हुआ है मैंने, ताकि ये टफ सवाल ही कर रहा हूं, मैं आसान कराई ना, ताकि तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो लिखता है याद कर, रिंग से म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 6 बाय 3/2। ये अगर छोटा है तो वैसे कांस्टेंट मान सकता है मैग्नेटिक फील्ड को, अरे नहीं आया, इसी आर लेस देन या डी, जो भी आपको, तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? इसका मतलब है प्राइमरी। तो पहली स्टेप क्या है? चूज प्राइमरी कॉइल। सवाल आया फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो स्टेप फॉर कैलकुलेटिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? चूज सच दैट इट इज इजियर टू कैलकुलेट फ्लक्स इन द, now calculate to, now assume current IP in primary coil, now calculate flux in secondary coil। क्या इस जगह में मैग्नेटिक फील्ड है कितनी? म्यू नॉट n1 I r स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2। n1 क्यों बन जाएगा? क्या यहाँ पे यही मैग्नेटिक फील्ड है? अगर ये दिया हुआ है, अगर ये तो सोच के देखो, क्या इसे कांस्टेंट माना जा सकता है? इसमें फ्लक्स का मतलब क्या? इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू इस लूप का एरिया, इस लूप का एरिया मल्टीप्लाइड बाय क्या? पाई आर स्क्वायर। ये एक लूप है कि M2 लूप है? ये IP। क्या फ्लक्स इन सेकेंडरी इज दिस? ध्यान से देखो, फ्लक्स इन सेकेंडरी अपॉन IP, यही तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। यही तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है? फाई एस पे, IP पे। वैसी बात R इक्वल टू P बाई I, C इक्वल टू Q बाई V, फाई इक्वल टू L इक्वल टू फाई बाई I, ऐसे M बराबर फाई बाई I, M फाई और I पे डिपेंड, ये डिपेंड करता है डायमेंशंस ऑफ द लूप्स, डिस्टेंस बिटवीन द लूप्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप्स, ओरिएंटेशन ऑफ द लूप्स। तुझे मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई यार? तो ये कहलाएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। सोच, अगर तेरे को सिस्टम की डायरेक्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखी हो 10 हेनरी, कितनी? 10 हेनरी, मतलब उसने डायरेक्ट मुझे दे दिया। अब मैं बोलूं 2 इंटर भाव, तो बताओ यहाँ कितना फ्लक्स होगा? क्या 2 × 10? 2 × 10। बताओ, क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इजीयर टर्म? म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी तुम्हें मेरी बात समझ? अब पहले सवाल तो आपको बाद में उतारना हो, पहले समझो, क्या बात समझ आई है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो ये बोलिए कि हम देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट? फाई एस IP, it depends on dimension, number of turns, distance between the loops, orientation of the loop। नहीं आया? आया नहीं आया? क्या फील्ड के साथ समझ आया है? What is, इसके बाद लिखाऊंगा what is the procedure for calculating mutual inductance। First choose primary coil। Primary coil should be such that it is easier to calculate flux in secondary coil। Then assume current IP in primary coil। Now calculate flux in secondary coil। Take a ratio of phi s by IP। You will get a mutual inductance। Got my point? Yes sir। ये लिखने के बाद फिर अपन illustration लिखेंगे, फील कराने के लिए लिखाया। सबसे पहले आप ये लिखिए और कहानी लिखिएगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कहानी है 2 लूप की। जब एक लूप में करंट बहता है तो दूसरे में फ्लक्स आता है। फिर ये कहानी लिखिएगा, फिर ये कहानी लिखिएगा, है कि नहीं? यहां तक लिख लिया? ये सवाल में देना, पहले ये लिखो, ये लिख लिया आप? लिखो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन dimensions of the loop, distance between the loops, orientation of the loops. Mutual inductance depends on dimensions of the loops, shape and size of the loops, dimensions of the loop, shape and size of the loop, orientation between the loops, distance between the loops, number of turns between the loop in the loops। है ना?
ठीक है, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन phi s and IB. It does not depend on phi s and IB. It does not depend on phi s and IB. बोलो क्लियर है? नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग म्यूचुअल इनहेरिटेंस। प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग म्यूचुअल इनहेरिटेंस। प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग म्यूचुअल इनहेरिटेंस लिखिए। choose primary coil such that it will be easier to calculate flux in secondary coil due to primary coil current. Choose primary coil such that it will be easier. It should be easier. Choose primary coil such that it should be easier to calculate flux in secondary coil due to current in primary coil. Due to current in primary coil. Due to current in primary coil. Next leg. Next step leg. Now assume IB current in primary coil. 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 Now calculate total flux in secondary coil. Now calculate total flux in secondary coil. Next लिखो mutual inductance equals to phi s by IB. Mutual inductance will be phi s by IB. बोलो क्लियर है? ये प्रोसीजर है। अब ये सवाल उतार लो, अब ये सवाल उतार लो। एक दो तीन सवाल करा देता हूँ, तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, हाँ भाई, मान लो ये सवाल हो तो देखो कैसे। एक सोलेनॉइड है, ठीक, L लेंथ का, N टर्न्स का, रेडियस R है, L बहुत बड़ा है R से, N टोटल टर्न्स हैं। बोलो क्लियर है ना? है ना? और इसकी एक्सिस के सेंटर्स पे एक ऐसी रिंग रख दी गई जिसका रेडियस a है, जिसका रेडियस a है और इसमें n टर्न्स हैं। कंफ्यूज मत होना, सुनना। एक क्या ये सॉलिड और एक रिंग क्या लूप हो गए? क्या बेकार रेस्पॉन्स। एक सॉलिड आइडियल टाइप r लेस देन l ग्रेटर देन r, याद है कि भूल गए? हमने बोला उसके एक्सिस पे सेंटर लेते हुए एक और रिंग है बड़ी, तो उसके सेंटर पे रखी हुई है इस प्रकार, जिसमें n टर्न्स है। कितने? n। दो लूप का सिस्टम बन गया। अब इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछी गई है। क्या पूछी गई है? दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड टू यू। म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछी गई। सबसे पहले क्या करना है? पहले सब लोग बोले सबसे पहले क्या मानना है? कौन? रिंग की सॉलिनॉइड। पहला प्रश्न, पहली स्टेप क्या था? चूज प्राइमरी कॉइल। बता कौन? सॉलिनॉइड की रिंग। सॉलिनॉइड की रिंग। सॉलिनॉइड क्यों? क्या रिंग में फर्क? क्योंकि सॉलिनॉइड के अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है? क्या म्यू नॉट एन आई होती है? और क्या बाहर जीरो होती है? अरे हाँ ना बोल। सही सोचा है। अगर आप रिंग को प्राइमरी मान लोगे तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, अलग अलग। निकालना उतना आसान अरे नहीं आया तो प्राइमरी कॉइल किसको मानोगे? देखा, निकाल म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखा, निकाल म्यूचुअल इंडक्टेंस। कर सकता है तू?
वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत, वो हैवानियत, वो दरिद्री। हाँ भाई नहीं हुआ ना? चलो देखो देखो मेरे पास, आपने इसमें करंट आईपी बहाया तो अंदर करंट भी कितनी आई? म्यू नॉट। अब ध्यान दें, इसको ऐसे क्रॉस सेक्शन में लिखा है, बड़ी रिंग देख, इस बड़ी रिंग में सॉल्वेंट तो इतने में ही है, म्यू नॉट नहीं, मैग्नेटिक कहाँ होगी? अंदर ही तो होगी, बाहर होना पॉसिबल नहीं है। कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, इसलिए बता रहा हूँ। सॉलिड फ्लक्स इसमें निकालना है, सॉलिनॉइड में की रिंग में निकालना है इसमें। और जब तुम फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल यानी कि रिंग में निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई, कितनी? पर कितने एरिया में? बड़ा ए पी आर। क्यों रिंग में निकाल रहे हैं? अरे पर फ्लक्स में तो कोई एरिया आता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं आया, तो एरिया में क्या लिखूं? पाई ए किया करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाई एन क्यों करो? नहीं, यहाँ पे आएगा एन बाई एल और यहाँ आएगा। तुम्हें समझ आया? आई को नीचे ले आओ, आई पी। मेरे हिसाब से ये आंसर है, मेरे हिसाब से। तुम्हें मेरी बात समझ? तुम्हें नहीं आया कि नहीं आया? म्यू नॉट एन बाई एल बाई आर स्क्वायर इनटू एन, म्यू नॉट बाई डिस्काउंट, म्यू नॉट एन बाई एल बाई आर स्क्वायर इनटू एन। एक और अच्छा करो, कर पाओगे? चलो इधर सुन, ये दिया, बोला एक इनफाइनाइट वायर है, उससे एक दूरी पर एक लूप है स्क्वायर जिसकी साइड एल है, ठीक? ये n टर्म्स हैं इस सिस्टम का। अगर आपको म्यूचुअल इंडेक्स निकालना है, एक का इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर और एक लूप, पहले तक कॉमन प्राइमरी वायर के लूप। अबे लूप को मान लोगे तो वायर में क्या मानोगे? नहीं आया, किसको प्राइमरी मानोगे? वायर के इसमें फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट क्यों करना पड़ेगा? इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगा। तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? इस सिस्टम को म्यूचुअल इंडेक्स पूछा गया है, ट्राई करिए, अच्छा सवाल है। अरे तुम लोग यार इतनी बातें कहाँ से लाते हो? मतलब खत्म नहीं होती क्या तुम्हारी बातें? इतनी जनरेट कहाँ से करते हो तुम? मुंह से। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ इधर देखो, क्या करो? करंट के आईपी यहाँ पे मान लो, यहाँ पे करंट आईपी मान लिया, यहाँ पे हम फ्लक्स निकाल रहे हैं तो एक्स पे जाके dx की स्टेप लो। मैंने कोई इसलिए बताया कि मुझे पता है b चेंज हो रहा है। इस स्टेप में छोटा सा फ्लक्स d फाई क्या होगा? म्यू नॉट i बाई 2 पाई x l dx। तुम्हें समझ? लिमिट x की कहां से कहां तक? a से a प्लस l। मैंने मल्टीप्लाइड बाई n और करा। अरे यार तुम्हें मेरी बात समझ? और ये IP है तो फ्लक्स सेकेंडरी बाई IP इज म्यू नॉट n बाई 2 पाई l ln ऑफ a प्लस l बाई a। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ नहीं आई ना? मुझे लगा कि तुम्हें आई। अरे आई कि नहीं आई? म्यूचुअल इंडेक्स में कितने सवाल करा दिए मैंने? एक और कॉन्फिडेंस बूस्टर टाइप। सही करना, जैसा दिख रहा है उसी प्रकार का है। एक रिंग ले लो, रेडियस कैपिटल आर, छोटी रिंग इसी के सेंटर में, रेडियस आर, आर इज लेस देन आर,
इसमें नंबर ऑफ टर्न्स छोटा है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बड़ा है। सिस्टम की म्यूचुअल रिलक्टेंस, बोलो किसको प्राइमरी मानेंगे? बड़े वाले को, छोटे वाले को? नहीं हुआ? किसको माने? क्या उसमें करंट आईपी मान ले? या तुमसे नहीं हुआ ये वाला यार? आईपी मान लो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आईपी बाई 2r इंटू n इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू n। तो फाई एस बाई आई पी इज दिस। मेरे हिसाब से तो ये आंसर है। तुमसे हुआ ही नहीं? अरे हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारे प्राण रखेलू? अरे सोच लो। म्यूचुअल रिलक्टेंस क्या चीज होती है, बोलो क्लियर है? म्यूचुअल रिलक्टेंस क्या चीज होती है और उसे कैसे निकाला जाता है? क्या पिक्चर क्लियर है? अगर किसी भी सिस्टम की मुझे म्यूचुअल रिलक्टेंस पता है तो अगर एक लूप में करंट पता है तो क्या दूसरे में फ्लक्स पता है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया? और कराऊं कि क्लियर है? क्या डिसीजन करा है आपको म्यूचुअल रिलक्टेंस निकालने की? अब ये छोटी सी बात, जैसे मैंने बोला है प्राइमरी कॉइल और ये मान लो मैंने बोला भाई प्राइमरी कॉइल में करंट बाहर, तो आपने बोला भाई साहब फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, और आपने बोला फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज एमआईपी, ये हमें पता है मान लो। ठीक, सोच इसमें करंट चेंज हो तो ये फाई चेंज होगा नहीं होगा? अगर फाई चेंज होगा तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल होता क्या है? माइनस d5/dt। माइनस आना छोड़ो तो अपने को पता था उल्टा करने का। ये तो लेंज लॉ टाइप चीज है ना यार। तो सोच के देख सेकेंडरी कॉइल में क्या लिखा गया? माइनस d5/dt करोगे तो m तो कांस्टेंट बाहर आ गया, क्या बचा? माइनस m dIP/dt। अगर म्यूचुअल रिलेटेड पता हो और एक में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बताओ, क्या दूसरे का ईएमएफ आता है? यस। दूसरे का ईएमएफ आता है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और ये फॉर्मूला भी याद, जिसकी जरूरत पड़े। फ्लक्स पूछे तो ये लगा लो, ईएमएफ पूछे तो ये लगा लो। नहीं आया? म्यूचुअल रिलेटेड दोनों तरीके से फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फ्लक्स पूछे तो और करंट पूछे तो कुछ भी पूछ सकता हो। तुम्हें मेरी बात समझ अरे आई कि नहीं आई? सोच लो। बातें नहीं, मौत से डर नहीं लगता तुम लोगों को? तुम भी ना यार, बहुत खराब हो तुम बच्चे, पता है। मैं आपको थोड़ा घुमा के सवाल पूछता हूँ, लिखिए। There are two loops 1 and 2. There are two loops 1 and 2. If current in 2 is 5 ampere, flux in 1 is 25 Weber. If current in 2 is 5 ampere, flux in 2 is 25 Weber. Flux in 1 is 25 Weber. If rate of change of current in 1 is 5 ampere per second, what is the induced EMF in loop 2? What is the induced EMF in loop 2? बताओ, ढंग से पढ़ो सवाल, कुछ भी नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, नहीं है? पहले डेटा से
करो ना उसमें क्या है। 2 में करंट कितना बहाया है मैंने 5, तो प्लस कितना आया 25, तो m कितना आया 5। अरे तुम्हें नहीं आया। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितनी थी 5, तो EMF कितना आएगा 25। ये तुमसे न्यू आया यार ये, अरे तुमसे नहीं हुआ 5 कैसे आया? अरे पहले डेटा से क्या m निकल आया? क्या निकल आया? हम जानते हैं उसमें भाव इसमें भाव, m पे कोई फर्क नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तुमसे नहीं हुआ है सवाल। तो अगर म्यूचुअल इंडेक्स पता हो, क्या पता हो, तो हम फ्लक्स भी निकाल सकते हैं और EMF भी। वैसे तो म्यूचुअल इंडेक्स की स्टडी बहुत और डिटेल में जा सकती है क्योंकि आपस में लिंक्ड होते हैं। मैं ज़्यादा उसमें आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। अगर कभी आपको इंडक्टर, जो आपको इंडक्टर की सीरीज पैरेलल की कहानी होती है ना, ये ऐसे जेईई के हिसाब से थोड़ा सा पढ़ लो। बाकी ज़्यादा डिटेल में तुम्हारे ऐसे नहीं डिटेल हो नहीं सकती, हो सकती है, पर तुम्हारे लिए ज़्यादा ये पहले समझ लो। अगर इंडक्टर 2 सीरीज में हो, एक्स्ट्रा थोड़ा सा अलग पढ़ा रहा हूँ। जैसे अगर 2 इंडक्टर सीरीज में हो तो ये L1 है और ये मान लो यहाँ करंट I है, कितना है I, तो अगर दोनों में करंट I सेम है, मैं if you want to replace it by a L equivalent, if you want to replace it by a L equivalent, this is plus minus V1, this is plus minus V2, this is plus minus 0, ठीक है, सॉरी 0 नहीं V। तो क्या V equals to V1 plus V2? V equals to V1 plus, क्या V होता है LdI1 by dt? अगर इसमें और इसमें I सेम है तो यहाँ पे और यहाँ पे I सेम है, क्या तीनों में di by dt सेम है? तो L इक्विवेलेंट क्या देख, L इक्विवेलेंट di by dt नहीं आया भाई। V के लिए क्या हुई L इक्विवेलेंट, V1 के लिए क्या हुई L1 di by dt, L2 क्या हुआ, तो भाई साहब L1 di by dt प्लस L2 di by dt। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, di by dt ने di by dt को मार दिया, L इक्विवेलेंट कितना हुआ L1 प्लस L2। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया नहीं आया? अरे सोच लो, पक्की बात। ऐसे ही सोच, अगर दोनों पैरेलल में जोड़ लो, ध्यान से देख, क्या ये रिलेशन सीरीज जैसे, सॉरी रजिस्टर जैसे आ रहे हैं? किसके जैसे आ रहे हैं? रजिस्टर। तो थोड़ा बहुत याद रखना, परेशान मत होना। L1 और L2 करंट आया बेसिकली। अगर अपन इसका L इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो ध्यान से देखो, यहाँ से आया I, यहाँ गया I1, यहाँ गया I2, क्या तीनों का क्रॉस V सेम है? तीनों के क्रॉस V से, तो यहाँ पे I है, तो अपन क्या लिखेंगे I equals to I1 plus I2। आप ध्यान से देखो तो di by dt equals to क्या di1 by dt प्लस di2 by dt। क्या आपको नहीं लगता आप di by dt को लिख सकते हो V by L इक्विवेलेंट? इसे क्या लिख सकते हो V by L1। इसे क्या लिख सकते हो V ने V को क्या रिलेशन आया 1 by L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 by L1 प्लस 1 by L2। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? तो पहली बात, अगर कभी बिल्कुल सिंपल सवाल आ जाए तो इंडक्टेंस की इक्विवेलेंट के फॉर्मूले वैसे होते हैं जैसे किसमें होते हैं? किसमें होते हैं? मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? उतार दीजिए। इसका हमें बहुत फायदा है। एनएस सर का तो मुझे पता नहीं है, आरडी सर का तो मुझे जानता। ये भी सर खिलाड़ी रहे होंगे, गायक आदमी है ना, कॉलेज में बहुत माहौल रहा होगा, शायर आदमी साला बताते नहीं। हालांकि धीरे धीरे एक दिन भावुक करके मैंने निकाल ली थी काफी सारी। उतार लेंगे तुम लोगों ने? सरदार बहुत खुश हो रहा है ये साला। ये वन बाई इसलिए पता है फॉर्मूले बहुत ज़्यादा मेरे होते नहीं है क्योंकि इसमें बहुत अंदर डीप में जाना होता है, इसलिए मैं सुझाव दे रहा हूँ। सोच के देख, इसमें जब करंट बहेगा तो इसमें भी करंट बहेगा, तो इसका करंट इसको इम्पैक्ट करेगा नहीं करेगा? म्यूचुअल इंडेक्स भी तो आनी चाहिए। ये पता है फॉर्मूले सिर्फ कब वैलिड है? जब हम ये माने कि ये इसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा और ये, पर आइडियली तो करते ही हैं, आइडियली तो। इसलिए इनके फॉर्मूले बहुत टिपिकल होते हैं, इसलिए इनके फॉर्मूले बहुत, इसलिए ज़्यादा चांसेस नहीं है कि आपसे कोई बात कराई जाएगा। तुम्हारे में है नहीं इंटरेक्शन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंसेस, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। पर तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इसके आगे बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। भाई जैसे बात है, ये इसको इम्पैक्ट करेगा, इसको करेगा ना? नहीं आया तो वैसे तुम्हारे लिए कुछ है नहीं, बट फिर भी अगर कभी कोई ऐसे ही आ जाए तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि
बाय द वे मान लीजिए कोई एक लूप है, ये एक लूप है, ठीक, जैसे कोई भी दो लूप है, असलियत में इनकी सेल्फ इंडक्टेंस भी होती है और इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होती है। अरे जो लूप है उसकी सेल्फ इंडक्टेंस भी तो है। तो आप ऐसे समझो कि वास्तविकता में रिलेशन आता है एक m इक्वल्स टू k रूट L1L2। कहां से आता है, क्या आता है, तुम्हें को लेना देना नहीं है। m इक्वल्स टू k रूट L1L2 क्या, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेकंड इंडक्टेंस एलिमेंट, रूट k कहलाता है कपलिंग कोएफिशिएंट। ये सब एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, कपलिंग कोएफिशिएंट आइडियल कंडीशन में, किसमें, अगर तुम्हारी ये तो आने की कोई चांस ही नहीं है, आइडियल कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि जितना फ्लक्स इससे निकला उतना पूरा का पूरा यहाँ पे पहुंचा, और ये माना जाता है कि कोई लॉस नहीं हुआ। तो आइडियल कंडीशन में m इक्वल्स टू रूट L1L2 भी लिखा जा सकता है। m इक्वल्स टू, तो इनके जो फॉर्मूले होते हैं ना रिलेटिव इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूले होते हैं L1 प्लस L2 प्लस माइनस k रूट L1L2। ये तो इंडिविजुअल इंपैक्ट है, क्या एसोसिएशन का इंपैक्ट भी आना, तो सिस्टम का इक्विवेलेंट जो आता है वो L1 प्लस L2 प्लस माइनस k रूट L1L2 आता है। खैर मैं उस पर नहीं जा रहा, तुम्हें अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो थोड़ा बहुत याद रख लेने में कोई बुराई नहीं। कभी पूछ रहे L1L2 ये तो बताओ m क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। अगर कुछ नहीं बोला हो तो आपको मान लेना है m इक्वल्स टू रूट। तुम्हें मेरी बात समझ, ये ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ा है इसलिए कोई कुछ खासा नहीं है, इसमें आगे पर कोई जाएंगे भी नहीं। पहले तो जो मैं बोला चमका उतार लीजिए।